मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में संरचनात्मक प्रक्रियात्मकता की अवधारणा के संदर्भ में कुछ परिचयात्मक बातें हुई थी। आज आमंड द्वारा प्रतिपादित इस उपागम को रेखा चित्र के माध्यम से समझें। इसका प्रतिपादन आमंड ने किया है। आप यह मानकर चलिए कि आमंड का यह उपागम डेविड स्टन के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था उपागम का परिष्कृत और विस्तृत संस्करण है। डेविड स्टन ने इसका संक्षिप्त रूप प्रतिपादित किया था, आमंड ने इसे विस्तारित रूप से प्रतिपादित किया है। देखें, सबसे पहले पर्यावरण। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है। पर्यावरण का मतलब प्रत्येक देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। और यह जो पर्यावरण है, इसी के अनुसार लोगों का मन बनता है, लोगों का दिमाग बनता है, लोगों की धारणा बनती है। इसी के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करता है। और इसी कारण एक देश की राजनीतिक संस्कृति दूसरे देश की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न होती है। इसी पर्यावरण के कारण लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता दूसरे देश की तुलना में भिन्न होती है। ये सब चीजें राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करती है, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। तो हर देश का अपना एक पर्यावरण होता है। यह पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो राजनीतिक व्यवस्था भी पर्यावरण को प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब पर्यावरण के बाद वही आमंड ने इसके 3 रूप माने हैं: निवेश, रूपांतरण, निर्गत। निवेश, रूपांतरण, निर्गत। निवेश का मतलब जमा होना, निर्गत का मतलब बाहर निकलना। इन दोनों के बीच में रूपांतरण है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे, देखें। सबसे पहले निवेश के अंतर्गत मांगे हैं, समर्थन है। आमंड कहता है कि मांगे 4 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले वस्तु वितरण। हमको अमुक चीज चाहिए, जनता के द्वारा इस प्रकार की मांगे होती हैं, या राजनीतिक व्यवस्था से इस प्रकार से, पर्यावरण से इस प्रकार की मांगे आ सकती हैं कि हमको अमुक चीज चाहिए। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो रायपुर में मांग की जाती रही कि रायपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित होना चाहिए। वस्तु वितरण। दूसरा, व्यवहार नियामक। एक वर्ग विशेष के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए मांग किया जाना। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरीज धर्म परिवर्तन का काम करते रहते हैं। यह आरोप हमेशा मिशनरीज पर लगते रहता है। तो यह मांग की जाती है कि इस प्रकार के धर्म परिवर्तनों की प्रवृत्ति को, धर्म परिवर्तन के कार्य को रोका जाना चाहिए। व्यवहार नियामक मतलब मिशनरी पर आप नियंत्रण कठोर करिए। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता। हमको अमुक कार्य में भाग लेने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। जैसे जब 21 वर्ष की आयु थी, मतदान की आयु, उसको कम करके 18 वर्ष करने की मांग। जैसे वर्तमान समय में जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं और 18 वर्ष की आयु वयस्क मानी जाती है, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाता है, तो उसको 18 को 16 करने की मांग की जा रही है। व्यवहार, तो राजनीतिक सहभागिता। और चौथा है राजनीतिक संप्रेषण। व्यवस्था में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में हमको पूरी सूचना मिलनी चाहिए। हमको सूचना का अधिकार है। तो ये 4 प्रकार से मांगे हो सकती है। अब यदि मांगे हैं तो मांगों के साथ समर्थन का भी होना आवश्यक है, क्योंकि अकेला एक चना पूरे भार को नहीं फोड़ सकता।
यदि एक व्यक्ति मांग करता है या बिल्कुल 8, 5, 7, 10 लोगों का समूह को कोई मांग करता है तो उस मांग पर कोई ध्यान नहीं देता, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। तो मांगों के साथ समर्थन व्यापक भी होना चाहिए। तो कैसा समर्थन होना चाहिए? यहां पर आमंड ने समर्थन को भी 4 भागों में विभक्त किया है। कैसे? पहला है द्रव्यात्मक। द्रव्यात्मकता का मतलब है कि आप आंदोलन करिए, हम आपको द्रव्य मतलब पैसे से सहायता करेंगे। जैसे पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो पंजाब के जो सिख लोग थे वो अपना भोजन की व्यवस्था, बिल्कुल पंगत की व्यवस्था उन्होंने कर दिया था। फ्री में भोजन, रहना, खाना पीना, सब तमाम प्रकार की चीजें। यह द्रव्यात्मक हुआ, आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। दूसरा है आज्ञात्मक। आप कहिए कब क्या करना है, कब आंदोलन करना है, कब प्रदर्शन करना है, कब रैली निकाली है, कब जुलूस निकालनी है, कब किस प्रकार का नारा लगाना है, ये आज्ञात्मक हुआ। तीसरा है सहभागिता। कितने लोग चाहिए, 1000, 2000, 10,000, लाख, कितने लोग चाहिए, ये आज्ञात्मक, ये सहभागिता का हुआ। और श्रद्धात्मक, भावनात्मक रूप से उनके प्रति, आंदोलन करने वालों के प्रति या मांग करने वालों के प्रति अपनी भावनात्मक रूप से सहयोग का भाव। ये 4 प्रकार से समर्थन हो सकते हैं। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश में मांगे हो चाहे समर्थन हो, उसकी तीव्रता, उसकी उग्रता, उसकी प्रकृति और मांगों का स्वरूप, ये सब चीजें उस देश की राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करती है। जैसे जिस देश की राजनीतिक संस्कृति होगी उसी प्रकार से लोगों की मांगे होंगी और लोगों का समर्थन होगा। तो ये तमाम चीजें राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण पर निर्भर करता है। अब जब पर्यावरण से इस प्रकार की मांगे उत्पन्न होती हैं और उसका समर्थन एक व्यापक तौर पर प्राप्त होता है, तब वह दूसरे चरण में प्रवेश करता है जिसे रूपांतरण प्रक्रिया कहते हैं। आमंड ने इसे 2 भागों में विभक्त किया है। एक है गैर सरकारी, दूसरा सरकारी। गैर सरकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विशेष करके राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, संभ्रांत वर्ग के लोग अथवा एनजीओ, संचार साधन, ये सब मिल करके या अलग अलग रूप में या एक एक करके उन मांगों को संसाधित करते हैं। कैसे? सबसे पहले हित संयुक्तिकरण। यदि कहीं से कोई मांग आ रही है, पूरे देश से, पूरे राष्ट्रव्यापी अनेक प्रकार की मांगें उत्पन्न होते रहती हैं, तो इन सभी मांगों को पहले समेकित किया जाता है, हित संयुक्तिकरण। फिर हित समूहीकरण। हित अभिव्यक्त तो मांगे और समर्थन के द्वारा हो गया, अब संयुक्तिकरण, उन सबको मिलाते हैं, समेकित करते हैं। फिर हित समूहीकरण, उनमें से जो आवश्यक है या जिसे क्रियात्मक रूप दिया जा सकता है, जिसे माना जा सकता है, उसको रख लिया जाता है, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाता है। हित समूहीकरण हुआ। और तीसरा है राजनीतिक संप्रेषण। उनके साथ कथोपकथन करना, उनके साथ बात करना, ताकि जो मांग करने वाला समूह है, जितने मांग करने वाले लोग हैं, अपनी बातों को वहां तक अच्छी तरह से पहुंचा सकें। और ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये सब मिलकर के उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आगे इसको बढ़ा सकें, पुश कर सकें। ये तो गैर राजनीतिक ये रूपांतरण की प्रक्रिया हुई। इसके बाद रूपांतरण प्रक्रिया में सरकार की भूमिका आती है। यहां पर 3 नए शब्दों का उल्लेख किया गया है: नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन, नियम अधिनिर्णय। नियम निर्माण संसद, नियम क्रियान्वयन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका, और नियम अधिनिर्णय न्यायपालिका। तो पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान में जिन्हें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते थे और कहते हैं अभी भी, इसी को तुलनात्मक राजनीति में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नियम निर्माण,
नियम क्रियान्वयन नियम अधिनिर्णय के नाम से जाना जाता है। चीज वही है, यहां पर ज्यादा उसको स्पष्ट किया गया है। जबकि संसद केवल नियम निर्माण नहीं करती। यदि हम संसद को, व्यवस्थापिका को केवल नियम निर्माण करने वाली संस्था कहते हैं तो यह संसद की एक प्रकार से अवमानना टाइप का है। क्यों? क्योंकि संसद में न केवल नियमों का निर्माण होता है अपितु वह पूरे देश की जनमत का दर्पण हुआ करती है। वहां पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया जाता है, वहां पर अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो केवल यह नियम निर्माण ही नहीं है अपितु उससे भी बहुत कुछ और है। लेकिन यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन, नियम अधिनिर्णय। तो जो मांगे समर्थन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के पास पहुंची, उन मांगों और समर्थनों को देखते हुए गैर सरकारी स्तर पर, मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा, हित समूह के द्वारा, संभ्रांत जनों के द्वारा अथवा एनजीओ के द्वारा, संचार साधनों के द्वारा उन पर विचार होकर के जब राजनीतिक व्यवस्था तक, मतलब कि सरकार तक ये बात पहुंचती है तो सरकार के द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं, नीति निर्माण किया जाता है। सभी चीजें मांग लेंगे, यह आवश्यक मान लिया जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है। जब किसी भी विषय पर सरकार विचार करती है, जब कार्यपालिका जिसे कि नीति निर्माण करने का अधिकार है, तो नीति निर्माण करते समय सरकार इस बात को ध्यान रखती है कि जब इन मांगों को हम मानेंगे, यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो इससे व्यवस्था में अनुकूलन होगा, व्यवस्था का संरक्षण और परिरक्षण होगा अथवा व्यवस्था के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी सरकार ऐसे कोई भी नीति नहीं बना सकती जिससे देश के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी सरकार ऐसी पॉलिसी कभी नहीं बनाती है। और दूसरी चीज, वह अपनी क्षमता के अंतर्गत रहते हुए काम कर सकती है, नीति निर्माण कर सकती है। क्षमता के बाहर जाकर के कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर सकती, और क्षमता के बाहर इसकी सीमा संविधान निर्धारित करता है। तो सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, उसे निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन फिर भी संविधान की मर्यादा है, संविधान की सीमा है, अपनी क्षमता उसे पता है और उसको किस सीमा तक हम पूरा कर सकेंगे यह भी उसे पता होना चाहिए। तो सरकार जब कभी भी किसी भी विषय पर यदि निर्णय लेती है तो इन तमाम चीजों पर, पक्ष विपक्ष पर, अच्छे बुरे पर, सही गलत पर सभी दृष्टि से विचार करने के बाद वह निर्णय लेती है। तो ये रूपांतरण हुआ, मांगे आई, समर्थन मिला, रूपांतरण गैर सरकारी और फिर सरकारी स्तर पर हुआ। जब सरकार उसके बारे में कोई नियम बनाती है, कोई पहले नीति बना लेगी, उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कानूनों का निर्माण होगा, और जब कानूनों का निर्माण होगा तब फिर वह निर्गत के रूप में सामने आएगा। निवेश जमा होना, निर्गत जनता के पास पहुंचना, या निर्गत बाहर निकालना। तो सरकार जब कानूनों के माध्यम से उन मांगों को पूरा करती है तो यहां पर भी 4 प्रकार की चीजें हैं, निर्गत में भी 4 प्रकार की चीजें हैं। पहले नंबर 1 निकासनीय। ठीक है, आपने इस प्रकार की मांगे की, हमने इन चीजों को स्वीकार किया, दे दिया, डन। दूसरा विनियात्मक, व्यवहार नियामक यहां पर मांग हुई थी, विनियात्मक। ठीक, तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के धर्म परिवर्तन, केवल धर्म परिवर्तन का एक उदाहरण, इसको केवल एक उदाहरण के रूप में मानिए कि आपने इस प्रकार की मांगे की, इसके बारे में कानून है लेकिन इसका क्रियान्वयन अब हम और अच्छी कड़ाई से करेंगे, आदेश निर्देश जारी हो जाते हैं, ये विनियात्मक हुआ। तीसरा है वितरणात्मक। वितरणात्मक का मतलब जिस क्षेत्र को जो चाहिए वह हम देंगे, हम भेदभाव पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन जिस क्षेत्र को जो चाहिए हम वो चीज वहां पर स्थापित करेंगे। मान लीजिए कहीं पर आईआईटी की, एनआईटी की स्थापना की मांग हो रही है, वहां पर 1 2 4 ऑलरेडी है,
तो वहां पर नहीं, जहां पर नहीं है वहां पर स्थापित करेंगे, वितरणात्मक। और चौथा है प्रतीकात्मक। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, आगे चल करके फिर इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। एक सामान्य सी घोषणा हो जाती है, ये प्रतीकात्मक है। तो ये निवेश, रूपांतरण, निर्गत, बिल्कुल सरल सी अवधारणा है, इसमें कोई चीज कठिन नहीं है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब निर्गत के रूप में शासन की नीतियां या शासन के कानून पर्यावरण तक पहुंचते हैं, तो पर्यावरण तक पहुंचने के बाद दो चीजें सामने आती हैं। एक है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती, और दूसरा है राजनीतिक संचार। राजनीतिक संचार का काम है निर्गत को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाना। निर्गत के बाद जनता की जो प्रतिक्रिया है, जनता का जो दृष्टिकोण है, जनता का जो विचार है, जनता का जो एटीट्यूड है, उसको राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाना। और राजनीतिक व्यवस्था में जो चीज हो रहा है उसको जनता तक संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना। तो राजनीतिक संचार ये भूमिका निभाता है। इसमें एक बात और है, यदि राजनीतिक संचार, यदि संचार के साधन निष्पक्ष नहीं है तो वह गलत तरीके से किसी चीज को जनता तक कम्युनिकेट कर सकती है, जनता में गलत संदेश जा सकता है। इसी प्रकार से यदि जनता में गलत संदेश जा सकता है तो राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी भी गलत व्याख्या की जा सकती है। तो राजनीतिक संचार साधनों को या कोई भी संचार साधन को निष्पक्ष होना चाहिए। प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति हो, संविधान के प्रति हो, किसी दल विशेष के प्रति ना हो। यदि कोई समाचार पत्र किसी दल विशेष का आंख मूंद कर समर्थन करता है तो लोगों की भावना, धारणा, उस समाचार पत्र को पढ़ने वालों की धारणा एक पक्षीय हो सकती है, निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो संचार के साधन निष्पक्ष होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती के लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती पर निर्भर करता है। कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको ये उदाहरण बार बार देता हूं, भारत में किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई आरोप लगते हैं तो वह आरोप मुक्त नहीं होता, वह होना भी नहीं चाहता। बस कोर्ट में केस चलता रहे, कोर्ट में केस चलता रहे, हम यहां पर ऐश करें, हम यहां पर पद का उपभोग करें। यह हमारी टेंडेंसी है, यह हमारा राजनीतिक समाजीकरण है। भारत में जो भी स्पीकर होते हैं उन स्पीकर्स को लोकसभा के या विधानसभा के अध्यक्षों को स्पीकर कहते हैं। तो जो भी स्पीकर होते हैं वे पद पर वे अपने राजनीतिक दल का सदस्य बने रहते हैं। ठीक है कि वे राजनीतिक गतिविधियों में, दल की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, लेकिन दल को छोड़ते नहीं है, दल के सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देते। यह प्रवृत्ति इंग्लैंड में है, राजनीतिक समाजीकरण। इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति स्पीकर निर्वाचित हुआ तो वह अपने दल से त्याग पत्र दे देता है, और उस पद के प्रति लोगों के मन में इतना सम्मान है, राजनीतिक दल उसको इतना ज्यादा सम्मानित करते हैं उस पद को, कि जिस क्षेत्र से स्पीकर निर्वाचित होता है उस क्षेत्र से, उस निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव में खड़े नहीं करते। भारत में टेंडेंसी दूसरी है। भारत में जहां पर स्पीकर निर्वाचन क्षेत्र है, जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर खड़े होता है वहां पर विरोधी दल बहुत ही स्ट्रांग, जबरदस्त उम्मीदवार को उतारते हैं और कोशिश करते हैं कि स्पीकर को परास्त कर दिया जाए, स्पीकर को हरा दिया जाए। राजनीतिक समाजीकरण। तो भारत में इसीलिए स्पीकर के पद को वह सम्मान आज तक नहीं मिला है जो सम्मान ब्रिटिश स्पीकर को प्राप्त है। तो राजनीतिक समाजीकरण जैसा होगा उसी प्रकार से लोगों की राजनीतिक भर्ती होगी। हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं करता, पामर और पार्किंस कहते हैं कि आजकल राजनीति ऐसे लोगों की शरण स्थली बन गई है जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है।
मतलब जो असामाजिक तत्व में वे सब राजनीति में आकर के फल फूल जाते हैं, नाम कमाते हैं। ये भारतीयों की टेंडेंसी है कि राजनीति में आने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहने लायक नहीं है, उसमें सभी प्रकार की बुराइयां हैं, कोई अच्छाई नाम की चीज नहीं है, वो गलत चीजों का समर्थन करता है, झूठ बोलने का पक्षधर है। तो भारतीय लोगों की टेंडेंसी है, और न केवल भारत की अपितु दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, इन सभी देशों में इसी प्रकार की टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती, यहां पर लोग राजनीति में क्यों भाग लेते हैं? केवल कमाने के लिए, केवल कुर्सी के लिए। बोलते तो हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन जनता की सेवा क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति फोकट में जनता की सेवा नहीं करता। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करता है, तो वह भारत में उतना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी प्राप्ति कम से कम 10 गुनी प्राप्ति वह करेगा। किस प्रकार से करेगा वह अच्छी तरह से जानता है। तो भारतीय लोगों का समाजीकरण इसी प्रकार से हुआ है, और इसीलिए भारत में इसी प्रकार से राजनीतिक भर्ती होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब शासन किसी विषय पर कानून बना देता है, तो कानून बनने के बाद उस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिसंभरण। ये राजनीतिक संचार माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है। राजनीतिक व्यवस्था क्या करना चाह रही है, इसकी सूचना पर्यावरण तक पहुंचती है। इस प्रकार से यह चक्र निरंतर चलते रहता है। यह चक्र जितनी तेजी से घूमेगा उतनी अच्छी तरह से राजनीतिक व्यवस्था काम करेगी। राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के बीच, मतलब सरकार और जनता के बीच अंतरक्रिया बनी रहेगी, और जितनी अच्छी तरह से यह काम होगा उतनी अच्छी तरह से देश का शासन भी संचालित होता है। यह है आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता की अवधारणा। जहां तक इसकी आलोचना का प्रश्न है, आलोचना में जो भी बातें कही गई हैं सब बेकार हैं, कोई मतलब नहीं इस प्रकार से आलोचना की। लेकिन यह किसी भी एक विषय को या किसी भी देश की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने का, उसके विश्लेषण करने का एक बहुत बढ़िया उपागम है। इस उपागम के माध्यम से आप किसी भी देश की किसी भी एक विषय पर आप अध्ययन करके एक सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यह है आमंड का उपागम। आपको धन्यवाद।